हेलो, आज हम लोग बात करेंगे ABCD ऑफ नोबेल प्राइज़ की। तो ABCD ऑफ नोबेल प्राइज़ क्या है? तो इसकी हम शुरुआत करेंगे कि नोबेल प्राइज़ किसके नाम पे दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज़ एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है और एल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम, जो स्वीडन की कैपिटल है, वहाँ पे हुआ था। इनका जन्म एक इंजीनियर की फैमिली में हुआ था और साथ ही वो एक केमिस्ट भी थे, इंजीनियर भी थे और एक इन्वेंटर भी थे। अपने जीवन काल में उन्होंने 355 इन्वेंशन किए थे और उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था डायनामाइट। डायनामाइट एक विस्फोटक है और उस समय डायनामाइट की डिमांड काफ़ी बढ़ी, क्योंकि डायनामाइट वो विस्फोटक था कि जो बहुत ज़्यादा जान और माल की नुकसान पहुंचाता था। तो एल्फ्रेड नोबेल को इस डायनामाइट के इन्वेंशन की वजह से काफ़ी पैसा और प्रसिद्धि दोनों मिला। लेकिन इनके जीवन में टर्निंग पॉइंट आता कब है? तो इनके जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है 1888 में। एक फ्रेंच न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपता है और उस आर्टिकल का टाइटल था द मर्चेंट ऑफ डेथ इज़ डेड, मौत के सौदागर की मौत। अब ये खबर पढ़ के ये शॉक होते हैं। तो आखिर ये जो मिस्टेक है वो फ्रेंच न्यूज़पेपर से हुई क्यों? वास्तव में एल्फ्रेड नोबेल की डेथ नहीं हुई होती है, उनके भाई लुडविग की डेथ हुई होती है। लेकिन न्यूज़पेपर जो है वो एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ये छापता है कि मौत के सौदागर की मौत। अब यहाँ पे एल्फ्रेड नोबेल ये सोचते हैं कि यार, मेरे मरने के बाद तो दुनिया मेरे को ऐसे ही जानेगी कि मौत का सौदागर था। तो अब यहाँ पे इनका हृदय परिवर्तन होता है। तो हृदय परिवर्तन के बाद वो ये सोचते हैं कि यार, मैं ऐसा कुछ कर जाऊँ कि जिससे दुनिया जो मेरे को पॉजिटिव वर्क के लिए जाने। तो वो क्या करते हैं कि एक अपनी वसीयत लिखते हैं। वैसे अपने जीवन काल में बहुत सारी वसीयतें वो लिख चुके होते हैं, लेकिन फाइनल और अंतिम जो वसीयत है वो 27 नवंबर 1895 को स्वीडिश नॉर्वेजियन क्लब पेरिस में लिखते हैं। ये जो डेट होती है उनके मौत के एक साल पहले की डेट होती है। ठीक, तो इस वसीयत में वो लिखते क्या हैं कि उनकी जो पूरी संपत्ति है उस पूरी संपत्ति का 94% का एक फंड बनाया जाएगा और इस फंड के इन्वेस्टमेंट से जो भी रिवेन्यू जनरेट होगा, उस रिवेन्यू, वो जो पैसा है, वो जो रिवेन्यू है, वो ये जो 5 फील्ड हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, लिटरेचर या पीस, इनको प्राइज मनी के रूप में हर साल दिया जाएगा। ठीक, अब हम थोड़ा सा ये बात कर लें कि ये जो 94% उनकी टोटल एसेट का जो 94% है उसकी वैल्यू कितनी है? तो ये लगभग 31 मिलियन क्रोनर के बराबर, या डॉलर में बात करें तो 186 मिलियन डॉलर के बराबर, या पाउंड में बात करें तो 150 मिलियन पाउंड के बराबर ये संपत्ति अगर 2008 के लेवल से देखा जाए। अब यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि शुरुआत में केवल 5 फील्ड में, 5 क्षेत्रों में ही नोबेल प्राइज़ दिया जाता था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, चौथा लिटरेचर और 5वां पीस। ठीक, जो छठे नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में देने की बात जो स्टार्ट हुई वो बाद में हुई 1968 में, उसकी हम जिक्र बाद में करेंगे। अब 10 दिसंबर 1896 को एल्फ्रेड नोबेल की डेथ हो जाती है। उनकी डेथ इटली में होती है और डेथ का कारण होता है सेरेब्रल हेमोरेज। उनकी जो उम्र होती है उस समय वो 63 साल। तो 63 साल की उम्र में एल्फ्रेड नोबेल की मौत होती है। अब जो सबसे पहला जो नोबेल प्राइज़ दिया गया वो रॉन्जन को दिया गया और रॉन्जन ने एक्स रे की डिस्कवरी की और इसके लिए उनको 1901 में पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया फिजिक्स में। तो रॉन्जन का काम था एक्स रे की डिस्कवरी और एक्सरे की डिस्कवरी के लिए 1901 में फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो अब यहाँ से नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हो गई।
अब हम बात करेंगे कि नोबेल प्राइज़ में जो रिवार्ड होता है उस रिवार्ड में होता क्या क्या है। तो इसमें एक मेडल होता है, डिप्लोमा होता है और एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जिसमें प्राइज़ मनी लिखी होती है। तो प्राइज़ मनी दी कितनी जाती है? तो प्राइज़ मनी होती है 9 मिलियन क्रोनर। ये देखिए क्रोनर, ये है क्रोनर। क्रोनर जो है वो क्रोन का जो है वो प्लूरल फॉर्म है, क्रोन सिंगुलर फॉर्म है। तो क्रोनर करेंसी ऐसी दिखती है, ठीक। जो मेडल या जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको ऐसा दिखेगा। अच्छा, तो 9 मिलियन क्रोनर। अगर इसकी बात डॉलर में की जाए तो डॉलर में वैल्यू होगी 9,86,000 डॉलर। अगर रुपया में बात किया जाए तो ये वैल्यू होगी 6.5 करोड़। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड जो कहलाता है वो नोबेल प्राइज़। इसमें मनी भी बहुत ज़्यादा है, प्राइज़ मनी भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वो कौन सी संस्थाएं हैं जो विनर्स को चूज करती हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक साइंसेस, ये जो 3 नोबेल प्राइज हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और इकोनॉमिक साइंसेस का, उसको चूज करने वाली जो संस्था है, उसके विनर को चूज करने वाली जो संस्था है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। यहाँ भी देखिए द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस तीन फील्ड का नोबेल प्राइज विनर्स को चूज करती है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और इकोनॉमिक साइंसेस का। फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र का जो नोबेल प्राइज जो चूज करने वाली संस्था है द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। लिटरेचर का द स्वीडिश एकेडमी। और नोबेल पीस प्राइज के विनर को चूज करने वाली संस्था है नॉर्वेनियन पार्लियामेंट। नॉर्वेनियन पार्लियामेंट का नाम हम स्टॉटिंग के रूप में जानते हैं। स्टॉटिंग, नॉर्वे के पार्लियामेंट को स्टॉटिंग बोलते हैं। तो नॉर्वेनियन पार्लियामेंट के जो 5 मेंबर की कमेटी होती है जो नोबेल पीस प्राइज़ के विनर्स को चूज़ करती है। तो यहाँ पे टोटल संस्थाएं कितनी हो गई? यहाँ पे टोटल संस्थाएं हो गई 4। एक द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, दूसरा द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, तीसरा द स्वीडिश एकेडमी और चौथा जो इंस्टीट्यूशन है वो है नॉर्वेनियन पार्लियामेंट के 5 मेंबर कमेटी। अब जो कैंडिडेट होते हैं उनका नॉमिनेशन प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है, हम उसकी बात करेंगे। तो जो नोबेल कमेटी होती है वो हर साल हजारों एकेडमीज, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, साइंटिस्ट और पिछले सालों में जो नोबेल प्राइज़ पा चुके हैं उनको बुलाया जाता है। और इसके साथ में जो पार्लियामेंट असेंबली के जो मेंबर होते हैं उनको भी बुलाया जाता है और इनको ये काम दिया जाता है कि आप किनको नोबेल प्राइज़ दिया जाए उनके नाम आप सजेस्ट कीजिए, नॉमिनेट कीजिए। अच्छा, अब जो नॉमिनेट करने वाले जो पर्सन हैं, जो नॉमिनेट करने वाले जो पर्सन हैं वो खुद अपना नॉमिनेशन जो है नोबेल प्राइज़ के लिए नहीं कर सकते। जैसे मान लिया कि मेरे को नॉमिनेट करने के लिए बुलाया गया, मान लिया कि संदीप को बुलाया गया, तो मान लिया कि मैंने पर्सन ए को नोबेल प्राइज़ के नाम के लिए नॉमिनेट किया मैंने, ठीक। तो मैं खुद अपना नाम नहीं भेज सकता। मैं अगर चाहूँ कि चलो यार मेरा भी नाम डाल दो, मेरे को भी मिल जाए नोबेल प्राइज़, तो ऐसा मैं नहीं कर सकता। मेरा काम दूसरों का नाम जो है वो नॉमिनेट करने के लिए बुलाया गया है, ये काम। दूसरी बात आपको यहाँ पे यही याद रखनी है कि जो नॉमिनीज हैं, जो नॉमिनेट करते हैं, उनका नाम 50 साल से पहले रिवील नहीं करना है। 50 साल से पहले उजागर उनका नाम होगा ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सिलेक्शन प्रोसेस, कैंडिडेट के जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो हर साल ये जो प्रक्रिया है वो सितंबर से स्टार्ट होती है और 31 जनवरी तक चलती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है
कि जो केवल 5 जो नोबेल प्राइज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन या फिजियोलॉजी, लिटरेचर और इकोनॉमिक साइंसेज का जो नोबेल प्राइज़ है उसकी नॉमिनेशन प्रोसेस सितंबर महीने से स्टार्ट होती है और 31 जनवरी तक चलती है। इसको एक एग्जांपल से समझे, जैसे 2020 का पहला जो नोबेल प्राइज़ है 5 अक्टूबर 2020 को मिलता है मेडिसिन या फिजियोलॉजी में, 6 अक्टूबर को फिजिक्स में मिलता है और 7 अक्टूबर को केमिस्ट्री मिलता है। अब इनकी जो प्रोसेस है वो पिछले साल 2019 के सितंबर महीने से स्टार्ट हो गई होगी और अब जाके 31 जनवरी तक चला होगा नॉमिनेशन प्रोसेस। जो पीस का नोबेल प्राइज़ है वो उसकी जो क्लोजिंग डेट होती है वो होती है 1 फरवरी। ये थोड़ा सा अलग है, ठीक। अब दूसरा पॉइंट हमें ये याद रखना है कि जो 5 नोबेल प्राइज़ हैं, जो 5 क्षेत्रों के जो नोबेल प्राइज़ हैं वो 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिया जाता है। तो 5 फील्ड कौन सी होती है? वो होती है लिटरेचर, मेडिसिन या फिजियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक साइंसेस। ये जो 5 फील्ड हैं, इन 5 फील्ड का नोबेल प्राइज़ 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिया जाता है। लेकिन शांति का जो नोबेल प्राइज़ है, नोबेल प्राइज़ जो शांति का नोबेल प्राइज़ है, पीस नोबेल प्राइज़ है, उसको नॉर्वे की राजधानी नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। किसने? ओस्लो में। अब हम नेक्स्ट बात ये करेंगे कि ऐसे कितने भारतीय हैं या इंडियन ओरिजिन पर्सन जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो सबसे पहला जो नाम आता है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले मिला है, भारतीयों में सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है। उनको 1913 में लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और यहाँ पे एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे पहले नॉन यूरोपियन पर्सन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला। दूसरा जो नोबेल प्राइज़ मिलता है सीवी रमन को, उनको 1930 में फिजिक्स में मिलता है रमन इफेक्ट के लिए। अब 1913 और 1930 ये जो ईयर है वो ये ईयर है जब हमें आज़ादी नहीं मिली रहती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी गुलाम देश के व्यक्तियों को जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला हो। तो नो डाउट रविन्द्रनाथ टैगोर और सीवी रमन का काम सैल्यूट करने वाला है। तीसरा जो नाम आता है वो हरगोविंद खुराना का, उनको 1968 में मेडिसिन या फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज़ मिलता है। इनका काम आर्टिफिशियल जेनेटिक कोड पे होता है जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है। चौथा नाम आता है मदर टेरेसा का, इनको जो है 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है। पांचवा नाम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ 1983 में मिलता है। ये वही चंद्रशेखर हैं जो चंद्रशेखर लिमिट दिया है जिन्होंने। दलाई लामा को 1989 में शांति का पुरस्कार मिलता है, शांति का नोबेल प्राइज़। अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिलता है नोबेल प्राइज़। वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिलता है और इनका काम होता है राइबोसोम के ऊपर। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में पीस का नोबेल प्राइज़ मिलता है मलाला यूसुफजई के साथ, ठीक। 10वें नंबर पे अगर मैं बात करूं तो अभिजीत विनायक बनर्जी को 2019 लास्ट ईयर इकोनॉमिक्स में दिया गया। अब इन 10 नाम के अलावा एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है जो मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जो नोबेल प्राइज़ है वो केवल व्यक्ति विशेष को ही नहीं दिया जाता है, इसके साथ में इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस को भी मिलता है नोबेल प्राइज़। तो 2007 का नोबेल पीस प्राइज़ द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC को मिलता है। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के
उस समय जो चेयरमैन होते हैं वो आर के पचौरी, जो कि इंडियन हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से 2007 का जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, उस समय जो नोबेल प्राइज़ मिलता है द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज को मिलता है और चेयरमैनशिप होती है आर के पचौरी की। तो इसलिए आपको इसको याद रखना है। ओके, अब हम बात करेंगे कि जिनको नोबेल प्राइज़ मिलता है उनको हम बोलते हैं नोबेल लॉरिएट्स। तो नोबेल तो बात समझ में आती है कि नोबेल जो है वो नाम अल्फ्रेड नोबेल के रूप के ऊपर है नोबेल। लेकिन लॉरिएट्स क्यों बोलते हैं? जो लॉरिएट्स का जो ओरिजिन वर्ड है वो लॉरेल प्लांट से लिया गया है। जो लॉरेल प्लांट है वो मेडिटेरियन रीजन में मिलता है और लॉरेल प्लांट की जो ब्रांच और लीव्स हैं उससे जो एंशिएंट ग्रीक टाइम में जो माला बना करते थे उसको कोई युद्ध जीत के आता था या किसी को सम्मान दिया जाता था तो ये माला उसके सर पे चढ़ाई जाती थी या पहनाई जाती थी। तो ये एक सम्मान का प्रतीक हुआ करता था इस लॉरेल प्लांट की ब्रांच और लीफ से बनी हुई माला। तो वहीं से ये जो माला आप ये जो आप देख रहे हैं, ये माला जो देख रहे हैं, इसकी जो डिज़ाइन है वो नोबेल का जो मेडल होता है उस पर ये डिज़ाइन बनी होती है। तो जब जिसको ये जो मेडल दिया जाता है, ठीक, उसको नोबेल लॉरेट्स बोलते हैं। तो ये जो लॉरेट्स शब्द है वो इस लॉरेल प्लांट से लिया गया है, ठीक, जो कि एक सम्मान का प्रतीक हुआ करता था। तो लॉरेट्स लॉरेल प्लांट का वर्ड से लिया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।